नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। हमारी पृथ्वी कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, महासागरों का जो गर्म पानी जो है वो गर्म हो रहा है, जिसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा। वर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है विश्व के लिए और इस पे पूरा विश्व जो है IPCC एक जो है इंटर पैनल गवर्नमेंटल पैनल फॉर द डिफरेंट कंट्री, तो उन्होंने डिसाइड किया और तो कि इसको कैसे कम किया जाए। तो सिंपली ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जैसे पृथ्वी का गर्म होना, अब क्यों गर्म हो रही है, गर्म होना एक प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग का है कि विश्व की पृथ्वी धरती का सतह गर्म हो रहा है। तो गर्म होने का कारण यह है कि जैसे कि वायुमंडल में डिफरेंट गैसियस है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो कि मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, इंडस्ट्री से उत्पन्न की जाती हैं। और इन गैसों का मिक्सचर जो है हमारे वातावरण में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण क्या होता है कि जब सन से सूर्य की रोशनी आती है और पृथ्वी से जब टकराती है, टकराने के बाद एक तरह की इंफ्रारेड जनरेट होती है, शॉर्ट वेव आती है और जब पृथ्वी इमिट करती है तो इमिट करने के बाद उससे लॉन्ग वेव जनरेट होती है और वो जो है जब वायुमंडल में पूरा गैसियस मिक्सचर है तो वो बाहर नहीं जा पाती है। तो जस्ट लाइक एक ब्लैंकेट कह सकते हैं, एक जो है चारों ओर का घेरा है, और उसी तरह से जब वो वेव से कंटिन्यू पृथ्वी पे टकराती रहती हैं तो पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। मतलब जो औसत तापक्रम एक तरह से कहा जाए कि पृथ्वी का बढ़ना, ये बढ़ना ग्लोबल जो वार्मिंग है ये एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग है। और उसी के कारण हमारे यहाँ बहुत समस्या, जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, फ्लडिंग है, ड्राट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। और ये रिपोर्टेड है कि जो है 2030 या 2015 तक हो सकता है अगर 1.5 डिग्री और बढ़ गया, क्योंकि अभी 1800 से प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से और 1900 तक रिकॉर्ड किया गया कि कम से कम 1.5 डिग्री सतह का टेम्परेचर बढ़ गया। और इस कारण पूरे साइंटिस्ट, पूरे देश के सारे वैज्ञानिक और पूरे देश के जो भी गवर्नमेंट हैं सभी चिंतित हैं कैसे इसको कम किया जाए। नहीं कम करेंगे तो प्रॉब्लम इसका है कि जो ग्लेशियर मिल्ट होगा, सी लेवल बढ़ेगा, कोस्टल एरिया डूबने लगेंगे और लोग मानव के अस्तित्व पर एक तरह से खतरा है। और ये कहा जाता है क्लाइमेट चेंज इस लेवल पे है कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि अभी देखिए ड्राट आ गया, सूखा रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पानी कम हो जा रहा है। पानी कम होने से क्या है कि लोग को शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। बेमौसम बारिश अभी जैसे हुआ, देखिए अभी रिसेंटली जो है ये कि बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल बहुत नुकसान हो गया। तो ये है, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे जल जनित बीमारी जनरली कहा जाता है जब क्लाइमेट चेंज हो, मतलब गर्मी जब बढ़ती है तो जनरली मलेरिया है, डेंगू है, कालरा है, जितने वेक्टर बार्न डिजीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक टेम्परेचर पे ग्रोथ ज़्यादा होता है और वो हर साल टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनके उसमें इवाल्व हो रहा है, टेम्परेचर रेसिस्टेंट हो रहे हैं, इसलिए और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और एक बेस्ट एग्जांपल जैसे कोरोना है। कोरोना देखिए जो है 2019 से स्टार्टिंग हुआ और अभी तक जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसका अलग अलग स्ट्रेन हो रहा है, गर्म प्रदेश में भी वो है, ठंडे प्रदेश में भी है, और उसके में जीन में बहुत थोड़ा सी टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो उसके जीन को मॉडिफाई कर लेता है और वो सब बड़ा जल्दी से परिवर्तित होता है। तो ये कहा जाता है जितने इंसेक्ट है, जितने पैथोजेन है, इसमें चेंजेस ज़्यादा हो रहा है। और भविष्य के लिए कहा जाता है कि अभी ग्लेशियर के नीचे ऐसे वायरस जमा हैं जो कि अगर वो ग्लेशियर मेल्ट हुआ, अगर वो फिर से फैल गया तो मानव जीवन पे
खतरा और कोविड जैसी बीमारियां और फैल सकती हैं। इसलिए कि मौसम में बदलाव होगा तो स्वाभाविक रूप से कि और सारी बीमारियों का जन्म होगा। तो डॉक्टर साहब, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, कौन सा कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे? एक्चुअली इसके दो कारण है, इसको अगर कहा जाए तो एक जो है नेचुरल कारण होता है, एक जो है मानव जनित कारण है। एक जो है ह्यूमन मेडिएटेड, एक एंथ्रोपोजेनिक और एक नेचुरल। नेचर में कह सकते हैं कि जैसे कि सडन कोई फ्लडिंग आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, बारिश हो गया, ये तो प्रकृति के जो है। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके जो है, जो हम ही लोग ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक में आप कह सकते हैं कि जितने ये वेहिकुलर पॉल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट और फॉसिल फ्यूल कंजप्शंस, जितने ये कोयला बर्निंग हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, चाहे ईंट भट्टे के लिए, चाहे हम खाना कुकिंग कर रहे हैं, तो इससे जो ब्लैक कार्बन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद जो है आप कह सकते हैं मीथेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से भी कई चीज़ें निकल रहा है। और छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स हैं, जीव हैं, उसमें भी कहता है उनके रेस्पायरेशन से, इवन अभी तक डाटा कुछ नहीं है कि जो ह्यूमन है, तो कहने का मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है और फॉरेस्ट जो कटिंग हो रहा है, तो ये दो लेवल है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़े, हमको एनर्जी चाहिए, हम जो है बायोडाइवर्सिटी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इसके कारण और प्लांट को कट करते जा रहे हैं। और हमको औद्योगिकरण हो रहा है, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको नया नया चीज़ चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, तो इंडस्ट्री में एनर्जी खपत होती है, एनर्जी खपत के लिए CO2 जो है मैक्सिमम इवॉल्व होता है। तो इस कारण इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन के ये सब जो है इसके कारण हैं। और इसके हमें लगता है कि इसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो जो भी गवर्नमेंट कुछ योजना चल रही है कि कैसे हम इसको जो है, चाहे एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, एंड और दूसरा ये चल रहा है कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन करें, और दूसरा कि गवर्नमेंट ने कहा कि एनर्जी जो है सेविंग करें, कि हम कहीं ऑफिस निकल रहे हैं घर से तो सारी लाइटें स्विच ऑफ करें, और वाटर कंजर्वेशन का पानी की खपत कम से करें, जल संचय प्रवृत्त करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट योजना का। आई थिंक समय यूपी गवर्नमेंट ने 35 करोड़ पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा है 2030 तक। आई थिंक कुछ गवर्नमेंट का है कितने जो है ग्रीन, और उन्होंने एक संकल्प, वृक्ष संकल्प की कि आप अपने बर्थडे पे ऐसे सारे आदमी संकल्प ले कम से कम एक पौधा लगाएगा। और बहुत सारे नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल क्लाइमेट चेंज मिशन है। डॉक्टर साहब, जैसे वृक्ष की बात आपने किया कि वृक्ष जो है एक तरह से कहा जाए कि आदमी के लिए या मानव के लिए जीवन है, मतलब जीव एक तरह से कहा जाए, तो वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को में या संतुलन बनाते हैं, पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं। हाँ, वृक्ष एक प्रकार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है कि एक वृक्ष अगर पूरे लाइफ में लगभग 1 टन कार्बन को अवशोषित करता है। तो पौधे जब, जैसे पौधों को अगर लगाएंगे तो एक है कि पर्यावरण में CO2 का जो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से CO2 एब्जॉर्ब करता है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एक तो सीधे है, इसका बेनिफिट है। और दूसरा जो है, जहाँ पर वन है तो वहाँ बारिश, कहा जाता है कि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, और हमारे जो है मिट्टी के कटाव को भी बचाते हैं, इरोजन सॉइल नहीं होता। और पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें, और वैदिक मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है। तो ये जो है हमारे वायु को शोधित करते हैं, हमको जो है फूड प्रोडक्शन कराते हैं, और बहुत सारे मेडिसिन इससे मिलता है, और पर्यावरण को एकदम साफ रखते हैं। हाँ, पर्यावरण को साफ रखते हैं, बारिश को जो है इसके कारण बारिश में भी हेल्प मिलता है। तो पौधा एक लगाना, जो प्लांटेशन ड्राइव है, ग्रीनरी, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी शहरों में हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण तो है ही है, शहरीकरण हो रहा है कि लोग अभी गांव से शहर में आ रहा है। अभी एक रिपोर्ट है कि 2050 तक हो सकता है कि लोग कम से कम, अगर 10 आदमी है, 10 में से 7 आदमी जो है शहर में आ जाएंगे। 2050 तक एक एस्टिमेटेड है कि आदमी अभी शहर की तरफ भाग रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है। और शहरीकरण के कारण कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हर चीज़ कंक्रीट हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। तो कंक्रीट क्या होता है, CO2 इमिट करता है। तो अभी CO2 इमिट हो रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कम से कम शहर में एक पार्क हो,
ग्रीनरी हो, अगर कुछ कुछ दूरी पे अगर पार्क हो, उसमें प्लांट हो, तो काफ़ी हद तक जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसको ठंडा कर सकें। और एक तरह से कहा जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भी कम रहेगा। डॉक्टर साहब, इंसानों पर ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से प्रभाव पड़ता है? इंसानों पे डायरेक्ट प्रभाव है। जैसे अभी आप इस समय गर्मी का सीजन है और देख रहे हैं कि एक हीट वेव कहा जा रहा है कि हीट वेव्स जो है, आदमी अगर दिन में बाहर निकलता है, अगर दोपहर के समय 12 बजे से लेकर 2-3 बजे के बीच में, तो होता क्या है कि हीट वेव्स उसके शरीर पे, एक बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर। हीट वेव होता है क्या कि ये आप 35 डिग्री यहाँ सेंस कर रहे हैं अंदर टेम्परेचर, बट जब आप बाहर निकलते हैं पता चला कि वो 40 डिग्री आपको फील हो रहा है। और जब कंटिन्यू आप 1-2 घंटे 4 घंटे अगर धूप में रह रहे हैं, और उसके कारण क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है सेंस 37 से इंक्रीज कर जाता है। और उसके कारण जब आप कहीं आए तो आपको या तो लू मार देगा, डायरिया टाइप हो जाएगा, अदरवाइज जो ब्रेन स्ट्रोक भी लगने का खतरा, ब्रेन हेमरेज जो बहुत कॉमन है कि कई बार आदमी आया और तुरंत हीट बाहर से आके अंदर ठंडा पानी पिया या AC में बैठा, तो कई बार सडन जो हीट स्ट्रोक हुआ और वो ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, क्योंकि ब्रेन की नसें फट जाती हैं। तो ये है। और दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस कारण जो है एक जो है स्किन की बीमारी है, ओजोन लेयर आप करें, ओजोन लेयर कम होता जा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन दोनों बड़ा कोरिलेटेड है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है रोग बहुत बढ़ गए हैं, और जिसको हमको कंट्रोल करना है। चाहे श्वास की बीमारी, अस्थमा डिजीज है बहुत सारे, और जो है मलेरिया डिजीज है। तो इस समय जो है, और अगर परिवर्तन होगा तो और सारी बीमारियों को मतलब एक तरह से जन्म देंगी। हाँ, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी बीमारियां वही करें, इसके कारण बहुत सारे जो हमारे पैथोजेन है इवॉल्व हो रहे हैं, ये रेसिस्टेंट। मतलब एक तरह कहा जाए कि विकास भी जरूरी है, और विकल्प क्या हो सकता है, मतलब हम कैसे इस चुनौतियों से निपट सकते हैं? इस चुनौती को निपट करने के लिए हमको एक अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना होगा, कि हमको कम से कम एज ए मिनिमम जितनी ज़रूरत हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, पानी का यूज करें। कहीं जाना है तो हम पैदल वॉक करके चाहें तो कम से कम कार का यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहा जाता है, सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। तो कैसे हम अपने आप को, ह्यूमन लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें लग रहा है कि बहुत सारा जो है बदलाव जो है लोगों में आएगा। इसको क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि हमको जो है डेवलपमेंट होना है, कंट्रोल है, बट लेकिन डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल होना चाहिए, जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम ऐसा चीज़ यूज करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और प्रेजेंट के भी लिए भी रहे। तो हम इस तरह से ना करें कि फॉसिल फ्यूल अभी यूज कर जाएं आज अपने लिए, मतलब आदमी को अगर बहुत ज़रूरत हो तभी इन सब चीज़ों को यूज करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शक भाइयों को आपने दिया। निश्चित ही आज समय की मांग है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, तभी हम आने वाली पीढ़ी को उनको स्वच्छ पर्यावरण दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाइयों को दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।